परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो। साउंड एकदम बढ़िया है। कोशिश कर रहा हूँ भाई पहनने की इसको, ठीक है। इसका झंझट हमें बुरा लगता है। उसको लगा के नहीं कैसे हैं? बात तो सही है ना। बोलिए मैं। हेलो हेलो हेलो। परफेक्ट, ये दिमाग अच्छा लगा। सेल का याद रखना भाई, ठीक है, आधे घंटे में। हेलो। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एक चाय मिलेगी? कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, अभी हम साउंड चेक कर रहे हैं। विजुअलिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन ऑडियो जो है वो रुक गया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा इशू ये है कि टेक्निकल इशू आता है, टीचर को पता नहीं चलता। लेकिन स्टार्टिंग में आप देख लें, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी देखी हैं ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग के समय में। ऑफलाइन में तो कुछ होता ही नहीं है, अगर होगा तो बच्चों के सामने रहता तो बताना पड़ता नहीं है, यहाँ हमें बताना पड़ रहा है। तो आप लोगों का स्वागत है, वेलकम ऑफ योर ऑल स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। किस बारे में? हॉक एंड मेडिकल। मुझे बोल बोल करना हो गया कि रिपीट करना पड़ता है, ठीक। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके खुद के हॉक एंड मेडिकल चैनल पर, जो एक एजुकेशन हब बनने वाला है, बनने की एक ट्रैक पर है। तो मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव आज आपका चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है मैंने कहा था वो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। उसमें मैंने देखा कि एक स्लॉट है, आप लास्ट के 1.5 से 2 पेज देखेंगे तो वहाँ एक टॉपिक लिखा है वायरस के नाम से, वायरस, वायरॉइड और प्रियंस और लाइकेन। तो आप गौर करेंगे वो जो सेक्टर है जी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? एक तो वो एकेडमिक लेवल पर तो वो ओमिटेड हैं। अच्छा, एकेडमिक के जो स्टूडेंट हैं वो इस वाले लेक्चर को न देखें। अगर उनको मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है तो मोस्ट वेलकम, आप देखिएगा और मज़ा आ जाएगा आपको देखने के बाद। तो आज का हम 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि वायरस, प्रियंस और लाइकेंस और वायरॉइड ये सब हम खत्म कर दें। होप्स हो कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये लेक्चर जो है 1 घंटा पूरा लेकर जाएगा। तो आप लोगों को जो है बिल्कुल फोकस करके लेना है, ठीक। लेक्चर को पूरे फोकस करके समझिएगा। तो आज आपका लेक्चर क्या है जी? आज आपका लेक्चर है 4 चीज़ों के बारे में, ठीक। एक हमारे पास क्या है? वायरस। एक हमारे पास क्या है? वायरस। और मैं थोड़ी आज स्पीड बना के रखूँगा, ठीक। और मैंने 1 मिनट ली है कि मैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं, पिक्सल को इंक्रीज कर दिया गया है। मैंने बता दिया था कि 40,000 या 4,000 पर है, मुझे को नहीं पता है, KBPS पे चल रहा है, तो उसकी विजुअलिटी के लिए इस पर काम किया गया, ठीक। तो जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी हो, अल्फ़ाबेट्स आपको क्लियरली दिखाई दें। तो वायरस आज देखेंगे और वायरॉइड आप देखेंगे, वायरॉइड आप देखेंगे। और थोड़ा स्पीड में बना के रखूंगा, मैंने अभी आपसे कहा। वायरस, वायरॉइड और प्रियंस, प्रियंस आप देखेंगे। और उसके साथ में लाइकेन, उसके साथ में लाइकेन, लाइकेंस आप देखेंगे। तो ये आपका आज टॉपिक रहेगा, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट वाले टॉपिक में आता है, ठीक। चलिए, यहां से आप देखेंगे आपको क्या करना है। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि वायरस, वायरॉइड और प्रियंस और लाइकेंस, इनको अभी तक किंगडम में नहीं रखा गया। आपको दिमाग में ये रखना है कि ये किंगडम में ऐड नहीं होते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये किंगडम में ऐड नहीं होते हैं। तो नॉट इन किंगडम, नॉट इन किंगडम। तो किंगडम में इंक्लूड, किंगडम में इंक्लूड, किंगडम में इंक्लूड नो। तो किंगडम में इंक्लूड नो क्या लिख दिया? ऊपर नीचे लिख दिया। क्यों लिखा? मुझे पता है, इसे लिखने से याद रहता है स्टूडेंट को। ये भी एक स्ट्रैटेजी है बताने की, ठीक है। तो किंगडम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए रीजंस हैं उसके। दूसरी बात, आप कहें कि जो वायरस है, वायरस है, वायरस है या वायरॉइड है या प्रियंस है या फिर लाइकेन है, ऑल जितने भी हैं इसमें, ये सबके सब क्या होंगे? नॉट, नॉट सेल्यूलर। ना तो ये सेल है, ना इनको सेल्यूलर कहा गया, ठीक है। या कह दें असेल्यूलर, असेल्यूलर। आप इनको असेल्यूलर कह सकते हैं, नॉट सेल्यूलर कह सकते हैं। ये है क्या? ये प्रोटीन की कोट्स हैं। ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? प्रोटीन्स। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड प्रोटीन, इज कॉल्ड प्रोटीन। आज हमारे पास जो मोटाई है ना, विड्थ जो है आइकन्स की, वो बहुत सुंदर ली है हमने, ठीक है। मजा आ जाएगा, ठीक। मैंने कहा कि वायरस, वायरॉइड, प्रियंस या फिर लाइकेन, ये सब किंगडम इंक्लूड नहीं है। वायरस जो है सेल्यूलर नहीं होता और असेल्यूलर होता है। सेल के बारे में इसमें सेल जैसी कोई बात नहीं कही गई। क्यों? क्योंकि
आपको मालूम है कि एक सेल थ्योरी आपने पढ़ी है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में ये अप्लाई नहीं होते, अप्लाई नहीं होगा, नो अप्लाई। सेल थ्योरी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, ना तो ये सेल्यूलर हैं, असेल्यूलर हैं। प्रोटीन इनको कहा जाता है कि बस एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर है और सेल थ्योरी में इंक्लूड नहीं होता और किंगडम इंक्लूड नहीं किया गया। एक बात और कि ये क्या है, लिंक है, दीज ऑल आर दी लिंक बिटवीन, ये बस लिंक हैं बिटवीन किसके, लिविंग के, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ये लिंक है। तो बस ये जनरल फीचर था जो मैंने बताया। अब इसके बारे में तरीके से जानिएगा, बहुत डिटेल में आप देखें। मैं आपसे कहूं कि वायरस को हम, मैं आपसे कहूं वायरस को मैं केवल वायरस नहीं कहता, मैं वायरस को वायरस के अलावा भी बहुत कुछ कह सकता हूं। सर क्या कह सकते हैं? वायरस को आप कह सकते हैं वेनम, जहर, वेनम भी कह सकते हैं, सिक्रेटिंग बॉडी भी कह सकते हैं, सिक्रेटिंग बॉडी भी कह सकते हैं, है ना, सिक्रेटिंग बॉडी भी कह सकते हैं, और इन्फेक्शियस फ्लूइड भी कह सकते हैं, और इन्फेक्शियस फ्लूइड भी कहा जा सकता है। इसको हम 3 नाम से बुलाते हैं, एक वैनम कह सकते हैं, सिक्रेटिंग बॉडी कह सकते हैं, इन्फेक्शियस फ्लूइड कह सकते हैं। इन्फेक्शियस फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो वायरस है उसका एक अलग नाम दिया गया है, ठीक, वाइवियम और कॉन्टैगियम और फ्लूइडम, तो एक नाम दिया जाता है। मैं यही लिख देता हूँ, हल्की आगे आएगा। तो वायरस को एक नाम और दिया गया है, क्या, कॉन्टेगियम, कॉन्टेगियम, वाइवम और फ्लूडम या फ्लूडियम। आगे बात समझ में? ये आपका नोट है, ये आपका नोट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया जी, नोट का मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, ये बात तो सारी हमें क्लियर हो गई। फिर मैं बता दूं वायरस क्या है, वैनम है, सिक्रेटिंग बॉडी है और इन्फेक्शियस फ्लूइड है। इसको हम फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, इन्फेक्शियस फ्लूइड के रिस्पेक्ट में हम इसे कॉन्टेगियम, वाइवियम और फ्लूडियम या फिर फ्लूडम कहते हैं। ये वायरस के बारे में या वायरॉइड या प्रियंस या फिर लाइकेन के बारे में स्पेशली जानकारी दी गई है, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि वायरस, अगर मैं आपसे कहूं कि जो वायरस होता है वो नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है। सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं कि नॉन लिविंग क्यों होता है। एक्चुअली इसके पास एक सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, इसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, एक इसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, और दूसरा इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, प्रोटोप्लाज्म, ना तो इसके पास प्रोटोप्लाज्म है, ना तो इसके पास प्रोटोप्लाज्म है और ना ही इसके पास सेल ऑर्गेनल है। इसी वजह से इसको नॉन लिविंग कहा गया। तो सर इसको लिविंग क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिकल मटेरियल होता है। अच्छा, ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये डीएनए है और आरएनए, या आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, या आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, या आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस को हम अगर लिविंग कहेंगे तो उसके पास कुछ होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। एक और पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसे, वायरस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है, ये लिविंग की तरह बिहेव करता है। क्या कि मल्टीप्लाई, ये बहुत तेजी से, रैपिडली कहेंगे आप, रैपिडली, ये क्या करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, इन होस्ट सेल। और वो क्या करेगा, होस्ट सेल मतलब किसी दूसरे की सेल में जाकर तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको हाईजैक कर लेगा। क्या कर लेगा? हाईजैक कर लेगा। तो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किसका? ऑफ होस्ट सेल का, ऑफ होस्ट सेल का। आ जाओ सर, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुलाकात कराते हैं बच्चों से आपकी। ये हमारे बहुत बढ़िया दोस्त हैं, अगर ये ना हो तो हम प्यासे मर जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये अपने आप में क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कर लेगा। होस्ट सेल के अंदर ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है वायरस, और एक्सेप्ट क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है किसकी, होस्ट सेल की। और इसी होस्ट सेल के रिस्पेक्ट में जो ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो एनसीईआरटी में इसी को लेकर एक नाम बोला गया है, क्या, कि मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, दूसरे की चीज को पकड़ रहा है, तो ऑब्लिगेट कहा गया, पूरी तरीके से ऑब्लिगेट। जब वर्ड आपका आगे, जैसे बैक्टीरिया में जो मोनेरा का जो बैक्टीरिया, वहां पर ऑब्लिगेट कहा गया था, ठीक है, ऑब्लिगेट कहा गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट है और दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, किस चीज पर, ऑब्लिगेट कैसा, इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर और पैरासाइट,
ये एज इट इज आपको अपने दिमाग में सेट करना है। दूसरा पॉइंट, जहां जहां मैं नीट या फिर नोट लिखूंगा वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या मैं रिपीट कर दूं बात? हाँ सर रिपीट कर दीजिए, क्योंकि अब तेजी से चीजें चलने वाली हैं। क्या मैंने कहा? वायरस हो, वाइडॉइड हो, और चैप्टर कौन सा चल रहा है? वही चल रहा है, बायोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और मेरे ख्याल से ये लेक्चर नंबर होना चाहिए 06। बहुत बढ़िया लेक्चर है। 6 नंबर तो वैसे भी बहुत बढ़िया होता है। 6 और 7 ये दुनिया के सबसे अच्छे नंबर कहे गए हैं, ठीक है। ठीक, तो वायरस, वायरॉइड, अप्रियंस और लाइकेन। तो किंगडम क्या है? इंक्लूड, किंगडम में नहीं है। वायरस नॉट सेल्यूलर या असेल्यूलर होता है, प्रोटीन जैसा होता है, या कहो प्रोटीन होता है। सेल थ्योरी में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक होती है, कैसे होगा वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। किसके बारे में? वायरस के बारे में। तो वायरस वेनम कहा जाता है, सिक्रेटिंग बॉडी कहा जाता है, इन्फेक्शियस फ्लूइड कहा जाता है। इन्फेक्शियस फ्लूइड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में इसको कॉन्टेगियम, वाइवम, फ्लूडियम या फिर फ्लूडम कहा गया है। वायरस नॉन लिविंग है, क्यों है? क्योंकि उसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ना इसके पास प्रोटोप्लाज्म होता है। इसलिए ये लिविंग कहा जाता है क्योंकि इसके पास डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये इसके पास सेल ऑर्गेनल्स और प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए वो नॉन लिविंग कहा गया। केवल यही नहीं कि इसको लिविंग इस रूप में कहा गया है, इसको जो लिविंग कहा जा रहा है, इसको जो लिविंग कहा जा रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो लिविंग इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है बहुत तेजी से होस्ट सेल के अंदर, उसका मेटाबॉलिज्म को एक्सेप्ट कर लेगा, किसके? होस्ट सेल को। इसी वजह से एनसीईआरटी इसको ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट कहती है, दूसरे की सेल को हाईजैक करके उसके अंदर का मेटाबॉलिज्म अपने लिए यूज करता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, वहां मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई? सर बहुत बढ़िया से समझ में आ गई। अब आपको 2 चीज समझ में आनी चाहिए। क्या? 2 साइंटिस्ट रहे हैं, होने को तो 3 साइंटिस्ट से लेकर 5 साइंटिस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। और 5 की ईयर भी याद होने चाहिए। मैंने क्या कहा? अगर आपके सामने आ जाता है वायरस, अगर आपके सामने आ गया वायरस, और वायरस का नेमिंग या डिस्कवर पूछ ले आपसे, वायरस को आप कह दें कि वायरस का साइंटिस्ट पूछ ले, तो एक तो आप लिखेंगे बेजरनिक, एक लिखेंगे बेजरनिक। कौन? बेजरनिक, एक बेजरनिक है, और दूसरा इवानोवस्की, और तीसरा स्टेनले। तो याद रखिएगा, अगर तीनों में से नीचे के 2 ऑप्शन नहीं हैं तो बेजरनिक, और अगर पहला नहीं है, दोनों हैं तो इवानोवस्की, और अगर तीसरा है तो स्टेनले। आपको 100% जो प्रायोरिटी लेनी है वो बेजरनिक पे लेनी है, उसके बाद इवानोवस्की, फिर उसके बाद स्टेनले। याद रखिएगा, इसका एक तरीका है, इसका एक सीक्वेंस है। तो प्रायोरिटी जो दी जाती है वो बेजरनिक पे दी जाती है, क्योंकि उसने ही मोज़ेक वायरस को इन्फेक्टेड तरीके से शो करा था, किया था, इसलिए नेमिंग और डिस्कवरी का जो क्रेडिट इसमें है वो वायरस पर बेजरनिक को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? बेजरनिक को। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब तीनों के काम देख लीजिए जो साइंटिस्ट रहे हैं। जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट रहा है, इनके वर्क क्या रहे? वर्क ऑफ साइंटिस्ट, क्योंकि इनमें एक वर्ड ऐसा है जो नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। क्या? एक साइंटिस्ट हो गए हमारे पास, कौन? इवानोवस्की। अब इवानोवस्की का ईयर क्या है? इवानोवस्की का ईयर है सर 1892। कौन सा ईयर है? 1892। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो मोज़ेक है, क्या है? इन्होंने कहा, मुझे इसे और थोड़ा इधर लिख लेना चाहिए क्योंकि मैं तीनों पॉइंट ही डालूंगा, यहीं से लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 1 2 3 हाँ आ जाएगा आराम से। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? एक साइंटिस्ट रहे हैं जिसका नाम है इवानोवस्की साइंटिस्ट। इनका काम कब का है? 1892 का बुक में ईयर मेंशन कर रखा है, ठीक। और इवानोवस्की क्या बताते हैं? इवानोवस्की वायरस को लेकर क्या डिस्कस कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक और वायरस, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो डिजीज कॉज करता है। कौन सी? टोबैको मोज़ेक और डिजीज। क्या करता है? डिजीज। इन्होंने ये बात बताई, उसके बारे में इन्होंने एक बात और एक्सप्लेन करी। इन्होंने कहा कि जो वायरस होता है, वायरस को अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एक फिल्टर पेपर लूं और इसमें छोटे छोटे में होल्स दिखा दूं, एक फिल्टर पेपर लूं और छोटे छोटे में इसके अंदर होल्स दिखा दूं, क्या दिखा दूं? होल्स दिखा दूं, तो ये क्या है? ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर है। ये क्या है? बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। दिस इज कॉल्ड दी बैक्टीरियल फिल्टर और पेपर।
तो उसमें से ये क्या कर जाएगा, उसमें से ये क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस ओनली वायरस, क्रॉस ओनली वायरस, नॉट बैक्टीरिया मीन्स वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। तो आप क्या लिखेंगे, वायरस स्मॉलर, वायरस क्या है, स्मॉलर है, वायरस क्या है, स्मॉलर देन, वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। तो ये किसका काम हो गया, ये काम हो जाता है इवानोवस्की का। इवानोवस्की कहते हैं कि 1892 में मैंने काम किया, मैंने देखा कि टोबैको मोज़ेक डिजीज टोबैको के प्लांट पर हो रही है, और एक्सप्लेन करते हैं कि जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर होता है, ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, तो इसमें से वायरस तो क्रॉस कर गया लेकिन बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वायरस छोटा है एज कंपेयर टू द बैक्टीरिया। ये बात इन्होंने कही, किसने, इवानोवस्की ने। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है बेजरनिक। तो बेजरनिक साइंटिस्ट कब आते हैं, ये आते हैं 1898 में, ये आगे 1898 में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं एक अगर कोई फ्रेश टोबैको प्लांट लेता हूं, अगर मैं कोई टोबैको फ्रेश प्लांट लेता हूं, तो मैंने कहा सर क्या बड़ी बात है, हम भी ले लेंगे। ये टोबैको फ्रेश प्लांट है, टोबैको का फ्रेश प्लांट है, ये टोबैको का फ्रेश प्लांट लिया। अब इस प्लांट पर अगर मैं तुरंत यहां पर क्या डाल दूं, यहां पर मैं वायरस डाल दूं, क्या डाल दूं, वायरस, कौन सा, टोबैको मोज़ेक वायरस में इस पे डाल दूं, तो ऐसी कंडीशन में ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इन्फेक्टेड। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड मोज़ेक वायरस प्लांट। तो ये किस चीज से इन्फेक्टेड हो गया, ये टोबैको मोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट है। मैं क्या करूं, तो मैंने क्या करा, मींस जो बेजरनिक ने है 1898 में क्या किया, इन्होंने यहां से इसका आइसोलेशन करा लिया। क्या करा लिया, आइसोलेशन, इन्होंने आइसोलेशन कराया ऑफ इन्फेक्शियस फ्लूइड, इन्होंने इन्फेक्शियस फ्लूइड का यहां आइसोलेशन कराया। आइसोलेशन कराने के बाद जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है, इसका नाम रखा गया, जो मैंने अभी आपको बताया था, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम, इसको कहा गया, किसको, जो इन्फेक्शियस फ्लूइड था उसको हमने कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम कहा। अब ये क्या करा, इसको उठाकर किसी फ्रेश प्लांट पे डाल दिया। तो क्या करा, स्प्रेड ऑन फ्रेश टोबैको प्लांट, ये किसी फ्रेश टोबैको प्लांट पर इसको स्प्रेड कर दिया गया। तो उठा लीजिए, और ये एक फ्रेश प्लांट है, ये एक फ्रेश प्लांट हो गया। तो ऐसा कंडीशन में जैसे ही इस पर स्प्रे किया गया, स्प्रे करने के बाद ये भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड वायरस प्लांट हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये इनका काम था, ये किसका काम था, ये हमारे बेजरनिक साइंटिस्ट का काम था। ये किसका काम था जी, बेजरनिक साइंटिस्ट का। इवानोवस्की बताते हैं कि मैं एक टोबैको वायरस मैंने देखा, टोबैको मोज़ेक वायरस देखा, उसको मैंने देखा कि वो डिजीज कॉज कर रहा है जिसका नाम टोबैको मोज़ेक डिजीज है। तो मैंने फिल्टर पेपर से गुजारा, उसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर कहा गया है। वहां से बैक्टीरिया तो क्रॉस नहीं हो पा रहा, लेकिन वायरस हो पा रहा क्योंकि बहुत छोटा है। ये किसने कहा, इवानोवस्की ने। बेजरनिक कहते हैं कि मेरे पास एक फ्रेश प्लांट है, किसका, टोबैको का। जैसे ही मैंने देखा कि उस पर कोई वायरस लगा है तो वो इन्फेक्टेड मुझे दिखाई दिया, तो मैंने इन्फेक्शन को रिलीज कराया। रिलीज कैसे कराया, आइसोलेट कर लिया। जैसे पत्ती ली, पत्ती को कूटा तो रस निकाला, तो उसके अंदर मैंने देखा कि वो इन्फेक्टेड स्प्रे है ना, इन्फेक्टेड फ्लूइड है। तो मैंने स्प्रे यूज किया। स्प्रे मतलब मैंने उसको उठाकर किस पे डाला, एक फ्रेश प्लांट पे डाला। तो जैसे ही मैंने फ्रेश प्लांट पे डाला तो मैंने देखा कि वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। कौन, जो बिल्कुल फ्रेश प्लांट था। और उस फ्लूइड का नाम रखा गया, जो इन्फेक्शियस फ्लूइड था उसका नाम रखा गया कॉन्टैगियम वाइवियम फ्लूइडम या फ्लूडियम। यहां तक बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अब एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है स्टेनले, तीसरे साइंटिस्ट का भी ईयर याद होना चाहिए, स्टेनले आते हैं आपके 1935 में। दिस इज 1935 में आते हैं। वो बोलते हैं कि जो वायरस होता है
जो वायरस होता है वो क्रिस्टलाइज्ड होता है। कैसा? क्रिस्टलाइज्ड। वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज्ड है। इसका मतलब क्या है? वायरस क्रिस्टलाइज्ड है, इसका मतलब क्या है कि वायरस जो है वो वायरस एक प्रोटीन से बना और वो प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। जो वायरस है वो प्रोटीन से बनता है और वो प्रोटीन कैसे होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और लार्जली प्रोटीन से बने हैं। तो इसने कहा क्या कि एक्सट्रीमली कह दो या लार्ज कह दो। एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्सट्रीमली लार्ज, तो लार्ज लिखा है, तो एक्सट्रीमली लार्ज प्रोटीन मेड है। प्रोटीन मेड क्या है? क्रिस्टल्स हैं। क्या है? क्रिस्टल्स हैं। प्रोटीन मेड क्रिस्टल्स हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? आप इस बात को एक बार समझ लीजिए। मेरी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बढ़िया दिख रहा है। आज लग रहा है मुझे सेटिस्फेक्शन था कि हाँ भाई, मैंने पूरा काम जो है सजा धजा कर और स्टूडेंट के सामने मैं सही तरीके से उसको पेश कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बताया गया है कि जो वायरस और वायरस के साथ जो है हम देखेंगे, वायरस में कुछ पॉइंट्स उसने अलग से सेपरेट बताए हैं। जैसे सिमेट्री बताई है और इनके स्ट्रक्चर के बारे में शो किया गया है। जैसे मैं कह दूं, मैं अगर बताऊं सिमेट्री के बारे में, सिमेट्री से पहले स्ट्रक्चर दे दें। हाँ चलिए स्ट्रक्चर दे देते हैं। तो आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए कि वायरस का, पहले सिमेट्री दूं कि स्ट्रक्चर दूं? ठीक है, पहले मैं इसका, अच्छा ऐसे करते हैं, वायरस का जो फॉर्मेशन है मैं सीक्वेंस में ही तोड़ना चाहता हूँ। हमेशा मेरे दिमाग में ही चलता है कि मेरे स्टूडेंट को हर चीज़ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मिले, तो मेरा दिमाग एनसीईआरटी की लाइन और लाइन टू लाइन पेज पे रहता है। ठीक है, हमेशा ही रहता है। वायरस फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप में चलता है। कितने? 3 स्टेप में चलता है। 3 स्टेप्स में चलता है। 3 स्टेप्स में। मेरी बात को दिमाग से समझ लीजिए तरीके से। मैंने क्या बोला? वायरस जो है वो 3 स्टेप से चलता है फॉर्मेशन के पैटर्न पर। पहला स्टेप देखिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसको हम ए स्टेप कह देंगे। ए स्टेप में क्या दिखा रखा है? ए स्टेप में दिखा है जेनेटिक मटीरियल। क्या दिखा है? जेनेटिकल मटीरियल। ठीक, एक। और जो बी स्टेप में दिखाया है उसका नाम है कैप्सिड। 2 पॉइंट। सी में दिखाया है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, वैसे 2 हैं तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में नहीं है। आज मैं आपको 20% आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आ रखे हैं वहाँ से। इसे बोलते हैं एनवेलप के बारे में बताया गया है। तो 3 पॉइंट हमारे सामने हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक जेनेटिक मटीरियल है, दूसरा कैप्सिड है और एक हमारे पास है एनवेलप। तो मैं 2 तो आपको समझाने का स्टार्ट ही कर देता हूँ। एक जेनेटिक मटीरियल, तो पॉइंट पर आ जाइए। मेरे पास क्या है? फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल। चलिए आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिक्स्ड है। क्या? जेनेटिकल और मटीरियल। जेनेटिकल मटीरियल किसका? वायरस का। किसकी बात कर रहे हैं आप? वायरस की बात कर रहे हैं। वायरस का अपना खुद का जेनेटिक मटीरियल क्या है? क्या है? देखिए, वायरस को अगर मैं कहूं तो वायरस डीएनए से भी बनता है, आरएनए से भी बनता है। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इसका न्यूक्लिक एसिड क्या है? या तो डीएनए या आरएनए। तो या तो डीएनए या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वायरस अपना जेनेटिक मटीरियल मतलब डीएनए या आरएनए प्लांट वाइज, एनिमल वाइज और बैक्टीरिया मींस बैक्टीरियोफाज, जो एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को फेगोसाइट कर लेता है, मतलब खा जाता है, अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है, तो उसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं या फिर हम बैक्टीरियल वायरस कह देंगे। तो उसके अंदर अलग तरीके से अपना जेनेटिक मटीरियल शो करता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए। अब हो सकता है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है कि वो डबल स्ट्रैंडेड हो, तो दोनों में चीजें अलग हैं। तो आपको क्या देखना है? सारी की सारी चीजें आपको अलग तरीके से देखनी है। जेनेटिक मटीरियल, तो मैं क्या कहूंगा? आइदर डीएनए और आरएनए और इसी को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा गया है? न्यूक्लिक एसिड। इसी को कहा गया है न्यूक्लिक एसिड। एक बात ये हो गया, एक पॉइंट ये है। दूसरा ठीक है, बोथ दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। बोथ मीन्स डीएनए एंड आरएनए। बोथ डीएनए एंड आरएनए कांट टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकते इन वायरस में दोनों बॉडी कौन सी? डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये बात आपको समझनी चाहिए। अच्छा, डिफरेंट है प्लांट में और एनिमल में और बैक्टीरिया में। डिफरेंट है
जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होता है एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियल सेल में। अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट पॉइंट डालकर कि प्लांट में बताएं क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है वायरस का। अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। याद रखिएगा, प्लांट में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। दूसरा, अगर मैं कहूँ एनिमल, तो एनिमल में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो होगा ही, साथ में आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। इसके साथ में आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों में है, लेकिन मेनली होना ही होना है प्लांट में वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। जैसे आपको पोटैटो का डिजीज देखने को मिलेगा, तो पोटैटो स्पिंडल हमारी जो डिजीज होती है जिसमें पोटैटो जो है ब्लैक पड़ जाता है और छोटा हो जाता है, तो स्टंट ग्रोथ कहते हैं, मतलब ड्वार्फिज्म जैसे कहते हैं, छोटा हो जाता है। लीव्स में भी होता है ऐसा, ठीक है। तो प्लांट में क्या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल में सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। थर्ड में अगर आप देखेंगे तो थर्ड में आपके पास है बैक्टीरियल। कैसा है? बैक्टीरियल वायरस। तो मैं कहूँगा प्लांट वायरस में ये होगा, मैं कहूँगा एनिमल वायरस तो इसमें ये होगा, मैं कहूँगा बैक्टीरियल वायरस क्या करते हैं? किल बैक्टीरिया बाय वायरस। उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल वायरस बोलते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपके पास मोस्टली या मेनली क्या? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये बात आपने दिमाग में सेट कर लीजिए। लेकिन दो एक्सेप्शंस दिए हैं। दो क्या दिए हैं? दो एक्सेप्शन दिए हैं। किसमें? बैक्टीरियल वायरस में। किसमें? बैक्टीरियल वायरस में जी आपको दो एक्सेप्शन दिए हैं। जैसे फर्स्ट है 5×174, इसमें हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक होता है क्यूबी, इसमें होता है आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। 5 में होता 5×174 में होता सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। वैसे बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियल वायरस के अंदर होता है क्या? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट इसमें क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसमें कहीं नहीं लिखा कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, बट क्यूबी के अंदर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है? आरएनए होता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन आते ही आता नीट में यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आने की चांसेस रहती है और आते भी हैं। एक बात समझ में आ गया? तो ये तो जेनेटिक मटेरियल हो गया। पहली बात हमने पूरी कर दी। हाँ सर, पहली बात आपकी पूरी होगी। दूसरा क्या है? कैप्सिड को समझ लीजिए। देखिए कैप्सिड क्या है? एक स्ट्रक्चर है बस, और कुछ नहीं है, जो इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर से प्रोटेक्शन देती है। और कैप्सिड कुछ नहीं है, एक चीज से मिलकर नहीं बनी होती, वो कई चीजों से मिलकर बनी होती है। देखिए सेकंड में आपके पास आ जाएगा कैप्सिड। सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगा? कैप्सिड क्या है? प्रोटीन। कैप्सिड को हम प्रोटीन कोट कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन कोट, मतलब प्रोटीन की एक बनी हुई लेयर है जो कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन दे रही है। तो कैप्सिड हो गया हमारे पास। क्या हो गया जी? कैप्सिड। इसको अंडरलाइन कर ले। कैप्सिड आपका टॉपिक हो गया, ठीक। चलिए फर्स्ट में आ जाइए। पहली बात गौर कीजिएगा, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनी है, ऐसा सा कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक। तो इसे अब देखिए, इसमें जो छोटे आपको सर्कल दिख रहे हैं उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं। और ये किसके बने होते हैं? ऑब्वियसली ये प्रोटीन के ही बने होते हैं, प्रोटीन से बने हैं। अब कैप्सोमियर होता है क्या है? सब यूनिट होती है, सब यूनिट ऑफ कैप्सिड। ये कैप्सिड की ही सब यूनिट्स होती है। अच्छा, इसका अगर कॉम्बिनेशन कर दें तो क्या होगा? इसका कॉम्बिनेशन करें तो कैप्सिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कैप्सिड बनता है। कैप्सिड क्या हो जाता है? कैप्सिड आपका बाहर की कोट हो जाती है, जिसको हम एक तरीके से हेड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेड है, जो किससे बनी है? प्रोटीन मेड है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? सर इसको थोड़ा सा ना लिख दीजिए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले समझिएगा, इसके बाहर की साइड में इस तरीके से एक लेयर और होगी, जिसको हम प्रोटीन लेयर बोलेंगे। प्रोटीन लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटीन लेयर, या फिर कवरिंग कह देंगे, या फिर आप कवरिंग कह सकते हैं, ठीक है। लेयर कहना बेहतर होता है, लेकिन लोग कवरिंग लिखते हैं, बट कवरिंग इसका प्रॉपर नहीं है, कवरिंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप क्या दे देंगे? इसमें जेनेटिक मटेरियल। क्या दे देंगे? जेनेटिकल
और मटेरियल दे देंगे। क्या दे देंगे? जेनेटिकल मटेरियल। मैंने कहा था या तो ये डीएनए होगा या ये आरएनए होगा। अब वो एक अलग बात है कि सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी में एक अलग से एक नाम बोला गया है। देखिए मैं आपको बताऊँ कि जो कैप्सिड है, पहली बात कैप्सिड क्या है, कैप्सिड होता क्या है? कैप्सिड पहली बात तो ये है कि ये जेनेटिक मटीरियल को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। क्या देगा? प्रोटेक्शन। जेनेटिक मटीरियल को क्या देगा? प्रोटेक्शन। किसकी? वायरस की। अच्छा, दूसरी बात क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सोमियर सब यूनिट। जो कैप्सोमियर की सब यूनिट्स होती हैं उसका क्या है? कॉम्बिनेशन होता है। बात क्लियर होगी? बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गई। और मेड बाय प्रोटीन है, मेड बाय प्रोटीन होता है। दिस वन इज मेड बाय प्रोटीन। ये पॉइंट समझ में आ गया? हाँ सर, बेहतर तरीके से समझ में आ गया। तो इसका अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या कुछ है ना? और कुछ नहीं रह गया। पर एनसीईआरटी में एक बात बोली गई है, तो नीट में ले सकते हैं, वैसे लायक तो नहीं है लेकिन नोट डाल सकते हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए। अब कुछ भी आ सकता है सर, आजकल तो वैसे भी नीट में धांधला चल रहा है, लेकिन आप अपनी मेहनत बहुत अच्छे लेवल पे करते रहें। जैसे हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाने की, वैसे आप भी पढ़िए बिल्कुल डेप्थ में, ठीक है? सिलेक्शन आपका ही होगा, अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है? क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं होती और कभी हो भी नहीं सकती, ठीक है? चलिए, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं लिख दूं आपके सामने, दो चीज़ों का मिलाव है, जेनेटिकल मटीरियल। अगर मैं लिख दूं जेनेटिकल मटीरियल और प्लस लिख दूं कैप्सिड, क्या लिख दूं? कैप्सिड। तो जेनेटिक मटीरियल को क्या बोलते हैं आप? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और दूसरा कैप्सिड को बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो अगर आप इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो याद रखिएगा, इस कैप्सिड को न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं और कहा जाता है, क्योंकि आपको क्यों कहा जाता है आपको पता चल गया। तीसरी बात जो मैंने आपसे कही उसका नाम है एनवलप। उसका नाम क्या है? एनवलप। बहुत इजी है, एनवलप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एनवलप को समझिएगा, मैंने कहा एनवेलप। एनवलप क्या है? बहुत इजी है सर। एनवलप क्या है? कवरिंग ऑफ कैप्सिड। तो आउटर कवरिंग ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड क्या? एनवलप। ठीक है? अब ये एनवलप मेड बाय, ये पता होना चाहिए, एनवलप मेड बाय किससे बना होगा? सर ये प्रोटीन का भी हो सकता है, सर ये लिपिड का भी हो सकता है, ठीक है? जैसे कि एड्स मतलब कि HIV, तो उसमें लिपिड का बना होता है। और सर ये कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट। सर ये कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है। तो एग्जांपल में आप ले सकते हैं जैसे कि HIV। क्या ले सकते हैं? HIV। क्या ले सकते हैं? HIV। ठीक है, क्या ले सकते हैं? HIV। अभी माइक का सेल खत्म होगा, तो हो सकता है कि मैं 1 मिनट के लिए क्लास को पॉज करूं, तो ये बात समझ के रखिएगा। बात समझ में आ गया? हाँ सर, रिपीट कर दीजिए एक बार। देखिए, वायरस का फॉर्मेशन 3 स्टेप पे चलता है। एक उसका जेनेटिक मटेरियल, दूसरा उसका कैप्सिड और तीसरा एनवेलप। एनसीईआरटी में जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड कहा गया है, लेकिन एनवेलप की कोई जिक्र नहीं किया गया। बट मैं एनवेलप को और थोड़ा सा एनलार्ज करके बताऊंगा। अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की हेडिंग लेके चलूं वायरस में, तो या तो ये डीएनए से बनता है या आरएनए से बनता है, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये आपके पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कांट टुगेदर। कौन? डीएनए और आरएनए। दूसरी बात, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, तीनों में अलग अलग तरीके के इसके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे मैं कहूँ प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बिल्कुल फिक्स्ड है। एनिमल वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 3 हो सकते हैं। बैक्टीरियल वायरस का मतलब है बैक्टीरियोफाज, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर दे उसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम बैक्टीरियल वायरस कहते हैं, जैसे 5 × 174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और QB के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गई बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कही गई है कैप्सिड को लेकर। किसको कही गई है? कैप्सिड को लेकर। एक्चुअल में जो कैप्सिड है वो प्रोटीन कोट है, मतलब एक बाहर की कवर है। अब मैं इस वाली प्रोटीन कोट की बात नहीं कर रहा, जो ये प्रोटीन लेयर है, जो कवरिंग है, वो तो नॉर्मल है, किसी में होती है किसी में नहीं, क्योंकि ये एनवेलप को ही शो कर रही है। जितना भी आपका कैप्सिड होता है वो कैप्सोमियर का ही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका है? कैप्सोमियर का, जो प्रोटीन से बना, और इनको सब यूनिट कहते हैं कैप्सिड की। इन सबको मिला दें कैप्सोमियर्स को, ये जब छोटे छोटे क्या है? कैप्सोमियर। उसके बाद ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, उस तरीके
ये इस तरीके से घूमेगा, सॉरी, फिर ये इस तरीके से घूमेगा और ऐसे घूम के क्या बना देगा, ये आपका क्या बना देगा, कैप्सिड बना देगा। तो ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है ये कैप्सिड है। तो ये क्या हो गया, कैप्सिड, जो कि कॉम्बिनेशन है कैप्सिमियर्स का। कैप्सिड क्या है, जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल को कैप्सिड क्या प्रोटेक्शन देता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में। कॉम्बिनेशन होता है किसका, कैप्सिमियर सब यूनिट्स का, जो कि मेड होती है प्रोटीन से। मैं कहूँ कि अगर जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आप कहेंगे कि जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड दोनों को मिला दूं तो ये किसका मतलब है, ये न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड का मतलब प्रोटीन है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। तो एक और नाम चला गया कैप्सिड का। एनवेलप के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक, एनसीईआरटी में से एक नाम बोला लेकिन एक्सप्लेन नहीं है। तो आउटर कवरिंग होती है किसकी, कैप्सिड की, उसको एनवेलप कहते हैं। ये प्रोटीन का बन सकता है, लिपिड का बन सकता है और कार्बोहाइड्रेट का। एचआईवी है जो लिपिड का बनता है, एचआईवी का है जो लिपिड का बनता है। एचआईवी पढ़ने को मिलेगा लेकिन 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तीनों बातें हो गई, हाँ सर हो गई। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि सिमेट्री कंडीशन, मतलब कोई वायरस है तो किस किस पैटर्न में मिल सकता है, कोई वायरस है किस किस पैटर्न में मिलेगा, और वायरस की अपनी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। चलिए पहले सिमेट्री देख लो, बहुत छोटा सा टॉपिक है सिमेट्री। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है आज, ठीक, क्यों ज़्यादा है, मुझे ख़त्म करना है ये टॉपिक 1 घंटे में, क्योंकि ये टॉपिक 1 घंटे से ऊपर खींचना ही नहीं चाहिए। इसका तरीका यही है, 1 घंटे में पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, मतलब दूसरी क्लास में ना पहुँचूँ मैं। नहीं तो दूसरी क्लास का मतलब है कि जब आप पढ़ेंगे ना, जब वीडियो देखेंगे आप, तो उस समय एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो पर जाओगे तो आपकी कंसंट्रेशन टूट जाएगी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इसी हिसाब से सोचता हूँ, टीचर कम, मैं स्टूडेंट तरीके से ज़्यादा सोचता हूँ, शायद इसलिए मैं आपके साथ सही कोऑपरेशन कर पाता हूँ, शायद, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं पैटर्न देखूंगा, क्या देखूंगा, पैटर्न, क्या देखूंगा, पैटर्न किसके, ऑफ वायरस। वायरस के अपने खुद के कुछ पैटर्न होते हैं, वायरस के अपने खुद के कुछ पैटर्न होते हैं। सर ये पैटर्न का मतलब क्या है, पैटर्न का मतलब है कि जब वायरस किसी भी पर्टिकुलर प्लांट पर एक्ट होगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से शो करेगा, तो उस कंडीशन में वो ये दिखाएगा कि मैं किस किस तरीके से हार्म कर सकता हूं उस पूरे प्लांट को। या हो सकता है मैं उसकी लीफ पूरी ही पीली कर दूं, हो सकता है उसकी वेन को पीला कर दूं, हो सकता है वो कर्ली कर दूं उसकी लीफ को, या हो सकता है कि छोटा ही कर दूं उसको, प्लांट की पत्तियों को छोटा कर दूं। तो 4 पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न समझिए, फर्स्ट पैटर्न का मतलब क्या है, फर्स्ट पैटर्न को आप कहते हैं मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक और पैटर्न, पहले को बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न। इसमें क्या होगा, फुल्ली लीफ येलो हो जाएगी, फुल्ली लीफ, पूरी लीफ क्या हो जाएगी, येलो, पूरी लीफ क्या हो जाएगी, येलो, लेकिन किस फॉर्म में, पैचेस की फॉर्म में, किस फॉर्म में, पैचेस। पूरी लीफ येलो मतलब ज्यादातर लीफ आपको पीली दिखेगी लेकिन पैचेस पैचेस दिखेंगे उसके अंदर, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि वेन पैटर्न, वेन पैटर्न, तो वेन पैटर्न का मतलब क्या है, वेन पैटर्न को हम क्लीनिंग भी कहते हैं। क्लीनिंग मतलब आपको वेन दिखनी ही बंद हो जाएगी, पीले रंग की दिखेगी, तो आप क्या कहेंगे, वेन इन येलो कलर, वेन इन येलो कलर, वेन कैसी हो जाएगी, येलो कलर में दिखाई देगी। 2 बातें समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया। तीसरी पॉइंट में क्या है, मैं देख रहा हूँ माइक आवाज ना जाए, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या है, तीसरे पॉइंट में हमारे पास ड्वार्फिज्म है, ड्वार्फिज्म क्या है जी, ड्वार्फिज्म, या और करके कह सकते हैं आप स्टंट ग्रोथ, स्टंट ग्रोथ, एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा, स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ में क्या है, साइज छोटा हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। कहीं कहीं ह्यूमन में भी ऐसी डिजीज आती हैं जैसे न्यूरोन या न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज, न्यूरो या न्यूरॉन्स डीजनरेटिव डिजीज जो ह्यूमन को होती है, ठीक है। कौन सी, जैकॉब, कौन सी जैकॉब डिजीज है, क्रूट्स जैकॉब डिजीज, जिसको हम CZ और CJ और D कहेंगे, पहला अल्फाबेट ले लेंगे, क्रूट्स जैकॉब या फिर जैकॉब डिजीज भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ के नहीं है और 1 मिलियन में से किसी एक व्यक्ति को होती है, रेयरेस्ट डिजीज है बस, ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा कर्लिंग, क्या आ जाएगा, कर्लिंग कह दें या आप रोलिंग कह दें, कर्लिंग कह दें, रोलिंग पैटर्न कह दें, कर्लिंग कह दें, रोलिंग पैटर्न कह दें, ग्रोथ, स्टंट ग्रोथ पैटर्न, पैटर्न याद रखिएगा, ठीक है, पैटर्न। तो इसमें पत्तियां घूमनी शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट पे आ जाए, फर्स्ट क्या कह रहा है, पहला मेरे पास क्या है, मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक पैटर्न पर आए। जैसे मान लीजिए ये एक लीफ है, मान लीजिए एक लीफ है, ग्रीन बनाइए लीफ सर, ये एक लीफ है, आप देख रहे हैं इस पूरी लीफ में आपको हर जगह ग्रीन कलर दिख रहा होगा, है ना।
इस लीफ में आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर, लेकिन इसमें वायरस ने अटैक किया। तो जब वायरस ने इसमें अटैक किया तो इसमें क्या हुआ, जगह जगह पर इसमें येलो पैचेस आ गए। क्या आ गए, ये दिख रहे हैं, ये येलो पैचेस आ गए, जगह जगह पर येलो पैचेस आ गए। ठीक है, तो ग्रीन लीफ जगह जगह से येलो पैचेस में आ गई। तो जहां जहां येलो पैचेस है वहां क्लोरोफिल एब्सेंट है, वहां क्लोरोफिल एब्सेंट है। दूसरी बात समझिएगा। सेकंड पॉइंट पर आइए। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट ये वाला है आपका। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके पास क्या है, ग्रीन लीफ है। ठीक है, लेकिन इस ग्रीन लीफ में आप पाएंगे कि जो इसकी लाइन है, कौन सी, वेन, जिसको वेन कहा गया है, तो वेन जो है इसकी वो पूरी येलो हो जाती है। वेन कैसी हो जाएगी इसकी, येलो। अब थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या है, स्टंट ग्रोथ, मतलब साइज छोटा हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाती है। तो ये लीफ हो गया आपके सामने, ये क्या हो गया आपके सामने, लीफ हो गया। दिस वन इज द लीफ ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट। तो ऐसी कंडीशन में इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, ये साइज में छोटी हो जाती है, साइज में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। फोर्थ वन को देखेंगे तो मान लीजिए ये लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है, और ये लीफ कैसी हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, ऐसे यूं, ये कर्ल हो जाती है। ठीक, तो आपको चारों कंडीशन समझ में आ गई। बड़ा इजी है, मैंने आसान तरीके से समझाया है, लेकिन कोई अल्फाबेट या कोई पर्टिकुलर वर्ड मैंने एनसीईआरटी का छोड़ा नहीं है। ठीक है, आसान समझा मतलब ये नहीं कि मैं वर्ड छोड़ दूंगा, वर्ड नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, मेरा काम यह है कि पूरी एनसीईआरटी आपको घोट के पिला दूं। इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, इन सब में देखेंगे तो क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इसमें इस पॉइंट पर क्लोरोफिल नहीं है, एब्सेंट हो गया। तो इसी को बोलते हैं वायरस इफेक्ट। यही क्या है, वायरस इफेक्ट। इसमें भी क्या है, क्लोरोफिल है, और इस वेन में, यहाँ वेन है, यहाँ वेन में क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, नॉर्मल साइज है। क्या है, नॉर्मल साइज। कैसा है, नॉर्मल साइज। देख याद रखिएगा, ये मोज़ेक पैटर्न है, मतलब एक तरीके से टोबैको की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, टोबैको वायरस की वजह से हुआ ये। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जो टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है, उसमें लीफ पर जगह जगह पैचेस आ जाते हैं, जगह जगह येलो पैचेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, येलो पैचेस। तो आपको ये पकड़नी थी बात। इसमें क्या हो गया, साइज स्मॉल, साइज क्या हो गया, छोटा, साइज छोटा हो गया। अब ये क्या है, ये भी नॉर्मल साइज में है, लेकिन ये कैसी हो गई, ये कर्ल्ड हो गई। ये कैसी होगी, कर्लिंग में आ गई, या कैसी हो गई, रोल हो गई, ऐसे घूम गई। तो ये चार पैटर्न है किसके, वायरस के। चार पैटर्न है किसके, वायरस के। इन चार पैटर्न के अकॉर्डिंग वायरस अपना इफेक्ट दिखाता है, चाहे जो जेनेटिक मटेरियल हो प्लांट के अंदर। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गई। सर ये तो बहुत आसान था, सर ये तो बहुत आसान था। इसके बाद आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिए जी। एक दिया है बैक्टीरियोफाज का, जिसको हम T2 बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में बताऊंगा, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है या आइकोसोहेड्रल स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा, क्योंकि वो किसकी, बैक्टीरियोफाज की बात कर रहा है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। लेकिन दो के अंदर एक्सेप्शन केस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जैसे कि 5 × 174 और QB, ये दो एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, ये आपके 12th क्लास में भी है, जो आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ चैप्टर है, उसमें भी इसके बारे में बहुत गहराई से जो है डिस्कस किया गया है। यहां से आ जाएगी, यहां से क्या आ जाएगा, डायग्राम या स्ट्रक्चर। क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों स्ट्रक्चर को समझेगा, दो स्ट्रक्चर के बारे में समझाया गया है। पहला स्ट्रक्चर क्या दिया है, एक दिया है आपको बैक्टीरियोफाज, एक दिया आपको बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज। कौन सा बैक्टीरियोफाज है, T2। कौन सा है, T2। जिस भी स्टूडेंट को ये पता है कि T2 बैक्टीरियोफाज न्यूक्लियोइड वाले चैप्टर में, या जो आपको डीएनए का फ्रेम बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर बनती है, उसमें T2 कहीं यूज किया गया है डीएनए को लेकर। तो आप बताना जरा कहां से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिलेगा ही नहीं आपको जल्दी से। ठीक है, तो गूगल करके देखोगे तब जाकर मिला तो नहीं मिला, अदरवाइज नहीं मिलता है। क्योंकि ये क्वेश्चन सर एक्सपीरियंस से ही आते हैं, ऐसे नहीं आ सकते आप उठाया और कहीं से पेल दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। T2। सेकेंड आपके पास है मोज़ेक का है, किसका, मोज़ेक का है, मोज़ेक वायरस का दे रखा है, किसका, मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर। तो मैं पहले इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ डिस्कस करूंगा, बैक्टीरियोफाज। देखिएगा, अगर मैं कहूं कि मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, बैक्टीरियोफाज की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि बैक्टीरियोफाज जो है, पहली बात समझिए, जो बैक्टीरियोफाज है उसे T2 बैक्टीरियोफाज कहा गया है, और T2 बैक्टीरियोफाज कहा गया है, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, वही उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। हाँ सर, ये तो फिक्स होगी बात। उसके बाद आप क्या कहेंगे,
उसके बाद कहेंगे जो उसकी स्ट्रक्चर है, आपने कहा ना स्ट्रक्चर, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, पॉलीहेड्रल। कैसी है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसको मैं आइकोसोहेड्रल भी कहता हूं। क्वेश्चन फंस जाएगा अगर आपने ये वर्ड्स याद नहीं करे। क्या पॉलीहेड्रल या फिर आइकोसोहेड्रल स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। ये एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होती है, रोबोटिक स्ट्रक्चर रहेगी, आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए इसके स्ट्रक्चर कैसी है। हमें ये डर है कि वह चला ना जाए, क्या इसका जो, ठीक है, क्या ना चला जाए भाई, क्या ना चला जाए, मुझे कि माइक की सेल ना चली जाए और मैं बोलता रह जाऊँ। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैंने ऐसी बहुत गलतियाँ कर ली। ठीक है, ये हो गया आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इस तरीके से आपको पता है कि बिना कैप्सोमियर के आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। कैप्सोमियर का जो अपना खुद का कॉम्बिनेशन, जो कि एक सब यूनिट फॉर्म होती है, ठीक है, उसी से बनेगा मिलकर। और जब ये आपस में मिल जाती है तो एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होती है, उसको मैं कैप्सिड कहता हूँ, जो कि कैप्सोमियर सब यूनिट से मिलकर बनती है। और यही इसका क्या है, यही इसका हेड कहलाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ आपको इस तरीके से एक करके दिखाओ। ठीक है, एक करके दिखाओ, समझ में आ गया। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, इसकी प्रोटीन का हेड है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, इतना आप नीचे ले जाएं, ये इसका नेक है। इस नेक के साइड में देखिएगा, इस तरफ डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आएगा। इसे हम नेक के जो साइड में निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर। इसको क्या बोलते हैं, कॉलर। अब नीचे जाइए तो इसे हम टेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेल। अब उसके ठीक नीचे जाओगे, तो आपको इस तरीके की एंड प्लेट दिखाई देगी। ये क्या है, एंड प्लेट है। ये क्या है, एंड प्लेट। इस एंड प्लेट के ठीक नीचे आपको 6 टेल पिन दिखाई देंगे। 2 3 4 5 6, काउंटिंग याद रखनी है कि 6 टेल पिन है। इन 6 टेल पिन के थ्रू आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी। 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ गया। ये आपका स्ट्रक्चर है। और इसका जो आउटर कवर है, ये आउटर कवर्ड होती है, मतलब बाहर की साइड से ये कवर्ड रहती है, कवर्ड रहेगी एक इस तरीके की शीट से। इसको हम क्या बोलते हैं, टेल शीट बोलते हैं। ये बाहर की साइड से कवर्ड होती है, उसको हम टेल शीट कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, तो मेरी बात समझते रहिएगा। मैंने क्या कहा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोल रहे हैं आप कैप्सोमियर। क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमियर। इसे क्या बोल रहे हैं आप, कैप्सोमियर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमियर। और इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं आप, इसे बोल रहे हैं आप कैप्सिड। इसे क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, बैक्टीरियोफाज क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। और इसी को मैं न्यूक्लिक एसिड भी कहता हूँ। इसको मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लिक एसिड कहता हूँ। क्या कहता हूँ, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और बाहर की जो लेयर है उसको हम प्रोटीन लेयर कहते हैं, प्रोटीन लेयर। और इसका नाम मैंने एनवलप लिखा था। ये जो हिस्सा है इसको मैं नेक कहता हूँ। क्या बोल दूंगा, नेक कह दूंगा। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको मैं कॉलर कह दूंगा। क्या कह दूंगा, कॉलर। क्या बोल दूंगा, कॉलर, डबल एल आ जाएगा। इसको मैं कॉलर कह दूंगा। क्या कह दूंगा, कॉलर। जो येलो कलर में है मैं इसको टेल कह दूंगा। क्या कह दूंगा, टेल। और जो ग्रीन कलर में है मैं इसको टेल शीथ कह दूंगा। क्या कह दूंगा, टेल शीथ कह दूंगा। क्या कह दूंगा, टेल शीथ। जो वाइट कलर में है मैं इसको क्या कह दूं, मैं इसको कह दूंगा क्या कहूँ, इसको कहूँगा एंड प्लेट। क्या कहूँगा, एंड प्लेट। मैं इसको एंड प्लेट कहूँगा। इस एंड प्लेट पर जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ये क्या है, टेल पिन है। और ये टेल पिन कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इसे हम टेल फाइबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेल और फाइबर, टेल फाइबर। ये भी कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। तो देख लीजिए, जो जिस कलर का है उसी कलर की आउटलाइन में मिलेगा। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। और कैप्सिड देखेंगे, कैप्सिड कहाँ है, ये कैप्सिड है, ठीक है। ये कैप्सिड है और ये आपका कैप्सोमियर हो गया। ये आपका कैप्सोमियर हो जाता है, ठीक है। और नेक आप देखेंगे तो वाइट कलर में है। किस में, वाइट में है। और बाकी कॉलर आपका ग्रीन में है। कॉलर क्या है, ग्रीन। ये कॉलर क्या है, ग्रीन। उसके बाद
येलो कलर में आपको टेल दिखाई दे रही है, येलो कलर में आपको टेल दिख रही है, और ग्रीन कलर में आपको शीत दिख रही है, टेल शीत जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेल शीत। उसके बाद जो वाइट कलर है, वाइट कलर में आपको एंड प्लेट दिखाई दे रही है, वाइट कलर में आपको एंड प्लेट दिखी, और येलो कलर में आपको टेल पिन दिखी, जो कितनी है, 6 है। उसी तरीके से इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, कुछ बचा, पिंक हो गया, ये वाइट हो गया, कैसा है, वाइट हो गया। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। प्रोटीन लेयर, इसको मैं एनवेलप कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपका जो है पूरी तरीके से हमने खत्म कर दिया जो स्ट्रक्चर बना है। क्लियर दिख रहा है, बहुत बढ़िया जो है डिस्प्ले आ रही है। समझ में आ गया सर इसमें क्या समझाना है। नॉर्मल डायग्राम थी, जो मेरा काम था बनाने का, मैंने बनाया। 2-3 पॉइंट्स आपको पता चले होंगे कि इसमें कॉलर भी होता है, इसमें एंड प्लेट भी होती है, और इसमें टेल पिन होती है जो 6 हैं, और टेल फाइबर होते हैं जो कि 6 हैं। बाकी सब तो कॉमन है। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड स्ट्रक्चर को देखिएगा तो बहुत आसान है सर। सेकंड वाला स्ट्रक्चर मतलब देखने लायक चीज़, बस हो जाएगा एकदम से ऐसे ही। ये हो गया, ठीक। और इसके ठीक नीचे आप देखेंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, अंगूर के गुच्छे की तरीके से। किसकी तरीके से, अंगूर के गुच्छे की तरीके से। किसकी तरीके से, अंगूर के गुच्छे की तरीके से। किसकी तरीके से, अंगूर के गुच्छे की तरीके से, ठीक है। किसकी तरीके से दिखेगा, कॉल आ रही है हमें, अंगूर के गुच्छे की तरीके से इसमें दिखाई देगा। आपकी जो वायरस वाला सेक्शन था वो यहाँ से हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वायरस वाला क्या कर दिया, पूरी तरीके से सेक्शन खत्म कर दिया। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होती है मोज़ेक वायरस की। किसकी है जी, मोज़ेक वायरस। मोज़ेक और वायरस, मोज़ेक वायरस। मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर कैसी, आप कहेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल जो है वो ये है, इसमें जो ये आपको दिख रहे हैं इनको कैप्सोमियर कहेंगे, कैप्सोमियर, इसे कैप्सोमियर कहेंगे। और सब जो मिल जाएगा उसे मैं कैप्सिड कह दूंगा। क्या बोल दूंगा, कैप्सिड कह दूंगा, ठीक है। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, जेनेटिकल मटेरियल। अच्छा बताइए कि जेनेटिक मटेरियल क्या था किसमें, मोज़ेक में। तो जेनेटिक मटेरियल इसमें था आपके पास, क्या है मोज़ेक में, क्या है, टोबैको मोज़ेक। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्योंकि प्लांट को कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो प्लांट को कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। इजी, बहुत बढ़िया। अब आपको यहां से 4 से 5 तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज पढ़नी है, जो एनसीईआरटी नहीं दे रही, लेकिन पढ़ना तो है, तो नीट में आ गया, नीट में यहां से आ गया, पता होना चाहिए आपको। जैसे मैं कहूँ स्मॉल पॉक्स, मैं कहूँ स्मॉल और पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वायरस से होता है, लेकिन कौन सा वायरस, तो आप कहेंगे आप क्या बोलेंगे स्मॉल पॉक्स में, पहले इस पर आ जाए, किस पर आ जाए, जैसे आप लेंगे मम्स, बॉडी में ऊपर से नीचे चलिए, मम्स होता है पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो और वायरस। याद रखिएगा ये पैरामिक्सो वायरस ही है जो ये हिस्सा फुला देता है, उस पर लाइसोजाइम एंजाइम होगा जिसको किल करता है, जो सलाइवा या फिर इतने हिस्से में या फिर आपकी गट में काम करता है। कहाँ पर, गट तक काम करता है। पैरामिक्सो वायरस यहाँ तो होगा, लेकिन इसको किल करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको हम लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं, वो आपको नीचे तक मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन तक उसकी कमी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन होता नीचे तक है, ठीक। एक हो गया आपका स्मॉल पॉक्स। अब तो खत्म हो गया इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स में क्या है, वेरियोला, ठीक है, वेरियोला वायरस से होता है। तीसरे पॉइंट पर आ जाए, थर्ड में क्या है, थर्ड में आप लिख सकते हैं HIV। HIV क्या है, एड्स होता है ना, एड्स, ठीक। तो एक्चुअली HIV इसका प्रॉपर वायरस नहीं है, इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। क्या है, रेट्रोवायरस। और आगे आ जाए, मैं कह दूं आपसे हर्पीस। तो हर्पीस के लिए तो बहुत सारे वायरसेस हैं, अभी मैं लिखूंगा इसको कौन कौन से हैं। और एक इन्फ्लुएंजा, और क्या है, इन्फ्लुएंजा। तो इन दोनों को अभी आप देख लीजिए, थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। क्या मैंने बोला, साउंड देख रहा हूं मैं बार बार, ठीक है। क्या बोला मैंने, हर्पीस। क्या बोला, हर्पीस। देखिए हर्पीस के पास 6 to 8 टाइप वायरस होते हैं, 6 to 8 टाइप वायरस होते हैं किसके पास, हर्पीस के पास। तो मैं क्या कह दूं, जैसे आप कह देंगे, इसे बोलते हैं आप हर्पीस
हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, और फिर इसी तरीके से हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, 2 वायरस हो गया। एक आप बोल सकते हैं क्या, मेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, मतलब साइज इंक्रीज कर देता है सेल का। और क्या ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। और क्या ले सकते हैं, करीब 6 तो आपको याद होने चाहिए, मतलब नाम पता हो हमेशा आपको, ठीक है। हर्पीस, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, HSV टाइप 1, ये HSV टाइप 2, और ये तो नॉर्मल है, इसको बोल देंगे आप CMV वायरस, इसको बोल देंगे आप VZV वायरस, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये वायरस अलग अलग तरीके के हैं। और क्या ले सकते हैं, हर्पीस ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप 1, उसी तरीके से ह्यूमन हर्पीस और वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप 2, तो इसको क्या लिखोगे, HHV टाइप 1 और HHV टाइप 2। तो ये आपके वायरस के नाम हो गए, आएगा ऐसे, फुल फॉर्म पता होनी, तो 6 काइंड ऑफ। कैसा होता है ये, देखिए ये कॉमन भी हो सकता है, कॉमन मीन्स नॉन जेनेटिकल, ये नॉन जेनेटिकल भी हो सकता है, ये नॉन जेनेटिकल भी हो सकता है, और ये जेनेटिकल भी हो सकता है, जेनेटिकल भी हो सकता है, नॉन जेनेटिकल भी हो सकता है, जेनेटिकल। तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें सोर्स देखेंगे आप, सोर्स, ठीक है, और आप देखेंगे ब्लिंक्स हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, ब्लिनर्स हो जाएगा आपको, ब्लिनर्स कह दें या फिर ब्लिंक्स बोल दे, ब्लिन आपको हो जाएगा। ब्लिन में क्या होता है, छाले आ जाते हैं, क्या छाले हो जाएगा, या घाव हो जाएगा, छाले या घाव होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर, या ये आपकी ट्रैक को पकड़ता है, मतलब ये वाला ट्रैक पकड़ेगा, माउथ पकड़ेगा, ईसोफेगस पकड़ेगा और लंग्स पकड़ेगा। क्या ये आपके माउथ में हो सकता है, या छोड़ो इसमें बस दाने, मतलब छाले, समझ रहे, छाले हो जाते हैं, इसमें मेनली छाले होता है। और अगर इस पर होगा तो इसमें तो आपको पता है कि मैंने क्या ना, आपको हो सकता है कि माउथ, एक तो माउथ पे हो सकता है, माउथ, ठीक है, माउथ, लेकिन एक्सटर्नल है, ये कैसा है, एक्सटर्नल है, मतलब एपिडर्मिस पे होगा, एपिडर्मिस पे होता है, होगा बाहर की साइड, कैसा है, एपिडर्मिस, माउथ पर हो गया, या फिर नेक पर हो गया, या चेस्ट पर हो गया, चेस्ट पे हो सकता है, ये चेस्ट पर हो सकता है, ये नेक पर हो सकता है, ये, और अगर जेनिटल है तो यूट्रस, फीमेल को यूट्रस आउटर लेयर पे हो सकता है, आउटर लेयर मतलब यूट्रस की बाहर की कवरिंग साइड पर हो जाएगा, क्या होगा, ब्लिंक्स होंगे, ब्लिनर्स हो जाएगा, मतलब छाले आने शुरू हो जाते हैं, और पेन होता है इसमें, मस्कुलर पेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मस्कुलर पेन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। तो कितनी डिजीज़ हो गई, 1, 2 और 3 और एक 4। अब एक है इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा में कुछ नहीं करना, इन्फ्लुएंजा के टाइप्स हैं, इन्फ्लुएंजा में टाइप A, टाइप B और C और D, अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंजा होते हैं। A और B अगर आप कहें, A और B मोस्ट कॉमन है, क्या है, मोस्ट कॉमन, कैसे है, मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं, लेकिन A भी क्या है, डिफरेंट जगह पर देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा बाहर से पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, सिलेबस से ऊपर कूद रही है, मन है मेरा कि आपको पता होना चाहिए। ये डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि जो उनकी प्रोटीन एनवलप है, प्रोटीन जो इनका एनवलप है, उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है, और उसका कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है। कॉम्बिनेशन मतलब किस चीज़ से मिलके बना है, कंपोजिशन जिसे आप कहेंगे। तो उस पर जो है ए के भी 2 पार्ट्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो एक तरीके से 5 तरीके का हो गया आपका इन्फ्लुएंजा। इसको इन्फ्लू भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लू भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लू भी कहते हैं, इसको फ्लू भी कह सकते हैं, फ्लू, ठीक है, इन्फ्लू भी कह सकते हैं, जरूरत नहीं लिखनी, इतना डीप नहीं जाए आप, ठीक, बस इतना बहुत है, समझ में आ गया, बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है सर, ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्लिंक नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया, तो पूरा साथ दे रहा है, सर की पूरी क्लास कराऊंगा, पूरा साथ दे रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके पास 2 सेक्टर्स आते हैं, इसको बोलते हैं वायरॉइड्स और एक प्रियंस। वायरॉइड्स और प्रियंस बहुत ईजी। देखिए,
एक हमारे पास है कि वायरॉइड। वायरॉइड क्या है? वायरॉइड क्या है? वायरॉइड पहले तो आप ये कहेंगे कि वायरस से छोटा है ना, स्मॉलर टू वायरस। पहली बात तो ये है कि वायरस से छोटा होता है। दूसरी बात, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी छोटा होता है। क्या? मॉलिक्यूलर वेट। छोटा मतलब कम रहेगा, वही बात हो गया। मॉलिक्यूलर वेट इसका कम होता है कंपेयर टू द वायरस। और इसका जेनेटिकल मटेरियल, इसका जेनेटिकल मटेरियल क्या होगा? आरएनए। क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो मतलब किसको में होगा? ये प्लांट बेस्ड है। क्या है? प्लांट बेस्ड है। मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा इसमें बहुत अच्छा। कैसा है? प्लांट बेस्ड है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ये डिजीज कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? डिजीज कॉज करता है किसको? पोटैटो को। किसको? पोटैटो को। आपके एनसीईआरटी में लिखा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर सिंड्रोम मतलब डिजीज, ठीक है। आप इसको डिजीज भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फुल फॉर्म इसकी? तो ये हो गया। तो PSTS कह दें या PSTD कह दें, ठीक है। बुक में आप लिखा PSTD मतलब डिजीज हो गया। याद रखिएगा, केवल और केवल एक एक्सेप्शन केस है इसमें जो कभी आपको पढ़ने को मिलेगा ही नहीं, लेकिन यहां समझ लें। याद रखें कि जो वायरॉइड है, वायरॉइड ह्यूमन में भी कॉज हो जाता है। किसमें? ह्यूमन में भी। ओनली ह्यूमन में केवल एक टाइप है, ठीक है। वायरॉइड का एक ही टाइप है जो हेपेटाइटिस डी कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेपेटाइटिस डी कर सकता है, ठीक है। और वायरॉइड को किसने बताया था? वायरॉइड को T.O. डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने आपका कब बताया था? 1971 में। कब बताया था? 1971। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पर आ जाओ। लास्ट पॉइंट में क्या है आपके पास? है प्रियंस। क्या है? प्रियंस है। प्रियंस बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत गजब की चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है इसमें? बेंथम नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। बेंथम, बुक में नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिख रहा। बेंथम नाम के साइंटिस्ट हैं, मैंने बता दिया आपको, लिख लेंगे, ठीक, अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। बेंथम नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी क्या है? एक तो ये एनिमल्स को होता है, एनिमल बेस्ड है। ह्यूमन को भी हो जाएगा, तो ये ह्यूमन बेस्ड भी है मेनली, तो ऐसे ही है। अगर ऐसा है तो भाई इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर इसमें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, सर इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, सर इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि सर अभी आपने लिखाया था, ठीक है। तो इसका न्यूक्लिक एसिड हो गया। क्या हो गया जी? न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आ गई? हाँ सर बढ़िया समझ में आ गई। ये स्मॉलर है जी। क्या है? स्मॉलर देन, ये भी स्मॉलर देन वायरस होता है, स्मॉलर देन ये भी वायरस होता है। तीसरी बात, इसमें एक केस देखा गया था, शीप का। किसका? भेड़ का। इसमें एक शीप का केस देखा गया। क्या केस देखा गया? इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अभी शीप का केस क्या था? एक शीप थी, वो शीप अपनी स्किन को रब कर रही थी, है ना, कॉन्टिन्यूअस। एक शीप देखी गई, वो कॉन्टिन्यूअस अपनी स्किन को रब कर रही थी, जिससे कि लॉस हो रहा था वूल का। मतलब उसके स्किन से सारे के सारे जो वूल हैं, ऊन जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वूल, और जो उसके खुद के फर होते हैं, वो लगातार झड़ते जा रहे थे, तो लॉस हो रहा था। तो फिर क्या करा गया? इसकी ब्रेन की स्टडी करी गई। किसकी? ब्रेन की इसके स्टडी करी गई। जैसे इसकी ब्रेन की स्टडी करी तो हमें पता चला कि इसको एक तरीके से मेंटली प्रॉब्लम आ गई है। मतलब उसको न्यूरॉन्स जो है उसके डीजनरेट हो रहे हैं, तो न्यूरॉन इन्फेक्शस था उसको। कैसा? न्यूरो इन्फेक्शन था उसको। कैसा था जी? न्यूरो इन्फेक्शन था, ठीक है, न्यूरो इन्फेक्शन था। अब न्यूरो इन्फेक्शन जिससे था वो उसी को हम कहा गया प्रियंस कहा गया। और ये प्रियंस कैसे थे? एक्चुअल में राउंडेड स्ट्रक्चर थी। कैसी थी? राउंडेड स्ट्रक्चर थी। तो मैंने बोला कि इन्फेक्टेड वायरस, इन्फेक्टेड किससे है? वायरस से, जो कैसे हैं? कर्ल हैं, जो कैसे हैं? कर्ली इन शेप थे। कैसे थे जी? कर्ली इन शेप। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी इसका, ठीक है, कर्ल इन शेप। तो यहां पर पता चला कि कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है। ब्रेन का क्या बिगड़ रहा है? कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो फाउंड की गई डिजीज। क्या डिजीज? क्या की गई डिजीज? फाउंड की गई। जैसे डिजीज को फाउंड किया तो हमें पता चला, जैसे ही डिजीज को
किया गया, देखा गया, समझा गया, तो हमें पता चला कि एक्चुअल में उसको न्यूरॉन या न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज हो रही थी। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज हो रही थी। क्या हो रही थी? न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज। कॉलर एक सेकंड रुकिएगा। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज हो रहा था, ठीक है, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज उसको हो रहा था। तो या न्यूरॉन डीजनरेटिव उसको डिजीज हो रहा था, मतलब दिमागी रूप से उसका कोऑर्डिनेशन, संतुलन बिगड़ रहा था। किसका? शीप का। तो उस पर बेस्ड हमने देखा कि ये ह्यूमन को भी हो सकता है, ये गाय को भी हो सकता है। तो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल क्या है? एक था मैड काउ डिजीज, एक था काउ मैड डिजीज या मैड काउ डिजीज। मैड खाओ डिजीज, मतलब गाय में देखा गया दिमागी रूप से संतुलन खराब, तो प्रियंस वही न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज इसको देखी गई, तो उसको बोला गया बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म सिंड्रोम। बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म सिंड्रोम, इसको BSS कह सकते हैं या BSV कह सकते हैं या BSD कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गया। दूसरा, ह्यूमन को भी देखा गया। ये तो काउ को देखा गया, ऐसे ही ह्यूमन को देखा गया। तो ह्यूमन में क्या था? क्रूट्स जैकॉब ऐसे लिखा जाता है, गूगल करके देखिएगा, जैकॉब बुक में C लिखा है, यहाँ K आएगा। क्रूट्स जैकॉब डिजीज, ठीक है। ये किस में आ रही है? ये तो काउ में थी, ये ह्यूमन में आ रहा था। ये किस में आ रहा था? ह्यूमन में। क्रूट्स जैकॉब डिजीज। इसमें ह्यूमन का जो ब्रेन है, इसमें जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो कैसा हो जाता है? स्पॉन्जी। कैसा हो जाता है? स्पॉन्जी हो जाएगा और स्टंट ग्रोथ हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्टंट ग्रोथ। स्टंट श्रिंक होने लगेगा, मतलब ब्रेन एक तरीके से। ब्रेन क्या हो जाएगा? श्रिंक होने लगेगा। क्या होने लगेगा? श्रिंक हो जाएगा। ब्रेन क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया सर? एक और डिजीज का नाम है एल्पर, जिसका नाम है एल्पर। ये भी ह्यूमन में चल रही है। किस में? ह्यूमन में डिजीज है। ये भी किस में चल रही है? ह्यूमन में डिजीज है। समझ में आ गया? ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आज आपने क्या पढ़ा? आपने जो भी पढ़ा पूरा 1.5 से 2 पन्ने का पूरा स्लॉट पढ़ लिया। तो 1 घंटे की हमारी लगभग क्लास रही और लगभग 1 घंटे से थोड़ी ज़्यादा है। देखिए कितना शो कर रहा है, स्क्रीन क्या बता रही है? 1 ही घंटे की क्लास है, ठीक है लगभग। तो मैंने कहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक बार रिपीट कर दूं बात को, 2 मिनट लगेगा, समझिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 6 में आपने देखा कि वायरस और वायरॉइड और प्रियंस और लाइकेंस के बारे में। अभी लाइकेंस रह गया, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है 5 मिनट का, लेकिन मेन चीज पढ़ लिया आपने। पहला तो ये किंगडम इंक्लूड नहीं है और ना तो ये सेल्यूलर होते, इसको असेल्यूलर कहा जाता है, प्रोटीन होता है एक तरीके से। ये सेल थ्योरी में काउंट नहीं है, सेल थ्योरी में काउंट नहीं है। और लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के ठीक बीच का। जितने भी वायरस हैं वो वेनम और सीक्रेटिंग बॉडी और इन्फेक्शियस फ्लूइड इनको कहा गया। उसी पर बेस्ड एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बेजरनिक जो हैं वो आपके 1898 में अपनी बात बताते हैं कि एक इन्फेक्शियस फ्लूइड है और टोबैकोमोसिस वायरस के अकॉर्डिंग कि उसे कॉन्टेगियम वाइवियम फ्लूइडम कहा गया है। ये दोनों तरीके से काम करेगा, लिविंग और नॉन लिविंग। कैसा? अगर नॉन लिविंग होगा तो उसके पास सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे और उसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, लेकिन अगर वो लिविंग है तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड कहा जाएगा। दूसरा, ये बहुत तेजी से वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है होस्ट सेल के अंदर और एक्सेप्ट कर लेगा उसका मेटाबॉलिज्म, किसका? होस्ट सेल का। इसी वजह से ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर और पैरासाइट कहा गया, दूसरे पर अपना जाके खाना खाने वाला। अब जो वायरस है वो बेजरनिक और इवानोव्स्की और स्टेनले, आप चाहें तो यहाँ ये वाला पॉइंट हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया। तो 2 ही चीज आ जाएंगी, बेजरनिक और इवानोव्स्की। बेजरनिक पर आप प्रायोरिटी पहले देंगे, जो नाम डिस्कवर किया था। इवानोव्स्की कब आते हैं? 1892 में। टोबैकोमोसिस वायरस बताते हैं, टोबैकोमोसिस डिजीज हो जाती है। वो कहते हैं अगर आप बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास करोगे किसी वायरस को तो वो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा, केवल बैक्टीरिया पास होगा, लेकिन वायरस पास होगा लेकिन बैक्टीरिया पास नहीं होगा, क्योंकि वायरस छोटा होता है किससे? बैक्टीरिया से। उसके बाद बेजरनिक आते हैं कब? 1898 में। ये क्या बताते हैं? एक सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फ्रेश प्लांट ले लिया, उसमें क्या करा? टोबैकोमोसिस वायरस उस पर डाला तो देखा तो इन्फेक्शन हो गया, किसको? इस पर्टिकुलर प्लांट को। तो हमने क्या करा? आइसोलेट कर लिया, किसको? इन्फेक्शियस फ्लूइड को, जिसको हमने क्या बोला? कॉन्टेगियम वाइवियम फ्लूइडम कर लिया। फिर जाकर हमने स्प्रेड कर दिया किस पर? एक फ्रेश
टोबैको प्लांट पर, ऐसे में क्या वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो ये कौन बता रहा है? ये बेजोनिक बता रहे हैं। स्टिल कहते हैं एक ही बात कही 1935 में, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है तो छोटी सी बात लेकिन क्वेश्चन में कई बार पूछी गई है कि वायरस क्रिस्टलाइज होता है, मतलब एक्सट्रीमली लार्ज होता है, या कहो लार्ज होता है या एक्सट्रीमली होता है, और प्रोटीन मेड है और क्रिस्टल फॉर्म होता है। कैसा क्रिस्टल फॉर्म? तो जो आपने डायग्राम देखा था वो क्रिस्टल फॉर्म था, ठीक है। किसका डायग्राम देखा था आपने? बैक्टीरियोफाज, T2 बैक्टीरियोफाज का। मैंने कहा जो वायरस होता है फॉर्म करता है 3 तरीके से, जेनेटिक मटेरियल से, कैप्सिड से और एनवेलप से। पहला देख लीजिए जेनेटिक मटेरियल क्या है वायरस का। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये बात याद रखनी है। प्लांट और एनिमल और बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके से इनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो आपके सामने लिखे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन केस बताया गया है बैक्टीरियल वायरस का, जैसे कि 5 × 174 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए और आरएनए आपका क्यूबी में बताया गया है। आगे देखिएगा, कैप्सिड को देखें तो कैप्सिड कुछ नहीं है, कैप्सोमियर की कॉम्बिनेशन है और एक कैप्सिड बनाता है जो कि प्रोटीन कवरिंग है, जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देता है। बाहर की साइड देखिए उसमें प्रोटीन की क्लेयर होती है, जो कि किसी में होती है और किसी में नहीं होती। हमने जेनेटिक मटेरियल और प्लस कैप्सिड को मिलाकर कहा कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। एनवेलप मैंने बता दिया, बाहर की कोटिंग है, लेकिन याद रखना है कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों से बन सकती है। वायरस की अगर आप स्ट्रक्चर पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न 3 से 4 है। मोज़ेक पैटर्न है, वेन पैटर्न है और ड्वार्फिज्म या फिर स्टंट ग्रोथ पैटर्न है, और हमारे पास क्या है? कर्लिंग पैटर्न है। तो देख रहे हैं एक में तो पैचेस आ रहे हैं येलो, एक में वेन येलो हो जा रही है, एक में स्मॉल साइज हो रहा है और एक में हमारे पास कर्लिंग लीफ है, तो मतलब घूम रही है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे अगर आप वायरस का, तो 2 ही तरीके के स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दी है। बैक्टीरियोफाज जिसको T2 बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर दिया गया है, और मोज़ेक वायरस बताया गया। मैंने कहा अंदर जेनेटिक मटेरियल कैप्सोमियर, कैप्सिड बना, बाहर आपकी कोट है जो कि प्रोटीन की कोट है, देन आपके पास नेक है, देन के पास कॉलर है, देन आपके पास टेल है, टेल के बाद शीट टेल है, उसके बाद एंड प्लेट है, देन पिन है, उसके बाद फाइबर है। 6 होते हैं, 6 और 6। मोज़ेक वायरस को देखेंगे तो मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर में कैसी स्ट्रक्चर है? हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपको हेलिकल स्ट्रक्चर ही है, और छोटे छोटे जो सर्कल दिख रहे हैं वो कैप्सोमियर है, सबको मिला दे तो कैप्सिड हो जाता है। ऊपर की साइड देखेंगे तो इसके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि प्लांट में है। नीट में बताया गया है कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। मम्स किससे होता है? पैरामिक्सोवायरस। इसको किल करने के लिए लाइजोजाइम नाम का एंजाइम होता है। कहाँ? आपकी म्यूकस में। आपकी म्यूकस में कह दें या आपकी सलाइवा में कह दें, डाइजेशन में होता है, लेकिन डाइजेशन क्रॉस कर दिया गया है। स्मॉल पॉक्स, वेरियोला, एड्स, HIV कह दो, तो उसमें रेट्रोवायरस होता है। ये कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डबल आरएनए। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डबल आरएनए होता है, 3 तरीके के एंजाइम मिलते हैं। हर्पीस इन्फ्लुएंजा देखोगे तो ABC-D का होता है, डिफरेंट हो सकते हैं ए, क्योंकि उसकी एनवेलप जो है अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर शो करती है। हर्पीस को देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्पीस के बारे में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, 6 से 8 तरीके के टाइप के वायरस होते हैं इसमें, जैसे कि HSV1, HSV2, CMZ जिसको हम साइटोमेगालो वायरस बोलते हैं, VZV जिसको हम वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस बोलते हैं, HHV1 और 2। कॉमनली आप कहेंगे कि ये क्या है? किसको देखेंगे? कॉमन क्या है? हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अलग अलग तरीके से है। कॉमनली नॉन जेनेटिक होगा तो ऐसा, और जेनेटिक होगा तो ऐसा। मेनली इसमें छाले और पेन होता मस्कुलर, ठीक है, जहाँ भी होगा वहीं पेन होगा। एक हमारे पास क्या है? वायरॉइड में कम बताया गया, 1971 में T.O. डाइनर ने बताया, और इन्होंने कहा कि छोटे होते हैं बहुत वायरस से, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, जेनेटिक मटेरियल के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और प्लांट बेस्ड होते हैं। तो अगर आप डिजीज कॉज देखेंगे तो पोटैटो में होगा, जिसको बोलते हैं हम PSTD, मतलब कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अगर प्रियंस को देखेंगे तो ये प्रियंस हैं, और प्रियंस आपको एग्जाम नहीं दे रखा ईयर, मैंने कहा बेंथम नाम के हैं साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया। तो एनिमल बेस्ड हो गया, ह्यूमन बेस्ड हो गया, जेनेटिक मटेरियल के पास ये और ये और ये होंगे, वो हम पहले बता चुका हूँ। इसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। स्मॉलर देन वायरस होते हैं। और शीप एक केस बताया गया, शीप का एक केस बताया गया है। केस में क्या बताया गया? एक शीप थी जो अपनी स्किन को लगातार रब कर रही थी, ऐसा करने से उसके हेयर के लॉस हो रहे थे, मतलब उसकी वूल का लॉस हो रहा था। ब्रेन की स्टडी करी तो पता चला कि इसके न्यूरॉन का इन्फेक्शन है, उसको हम कर्ली शेप पे था, जिसको हमने क्या कहा? प्रियंस कहा, और इसी वजह से हमने उसको कहा कि इन्फेक्टेड वायरस जो कि कर्ली इन शेप है, और जिस वजह से कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है ब्रेन का, तो पता चला कि उसको एक डिजीज है जिसका नाम है न्यूरॉन डीजनरेटिव डिजीज। गाय को होती है, उसे बोलते हैं मेड काउ डिजीज, उसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म और बोवाइन गला दर्द कर गया, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म और आपका सिंड्रोम या डिजीज कह देंगे, ठीक है। तो इसके नाम अलग अलग हैं। क्रूट्स-जेकॉब डिजीज, जिसको हम क्या बोल देंगे? JCJ लिखा मैंने कहीं, इसको बोल देंगे CJ और D, ठीक है। एल्बर डिजीज जो ह्यूमन को होती है। यहाँ आपका वायरस वाला पूरा स्लॉट मैंने खत्म कर दिया। आप इसको कई बार देखें, कई बार लिखें,
ज़्यादा देखने से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, आपको पता चलेगा कि अब भी आप 1-2 क्वेश्चन मिस करेंगे जब तक आप बहुत बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार फिर आएगा 2025 में, नहीं तो 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इस वाले स्लॉट से 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। चलिए थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो लेक्चर 07 पे मिलेंगे, अगर उसमें कुछ बचा है तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू क्लास।